फर्स्ट टॉपिक इज़ हाइगन्स प्रिंसिपल। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम वेव फ्रंट की बात करते हैं। तो वेव फ्रंट क्या है? वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विच एट एनी इंस्टेंट आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेस। मीडियम के पार्टिकल्स जो सेम इंस्टेंट पे सेम फेस में वाइब्रेट कर रहे हो, लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम विच एट एनी इंस्टेंट आर वाइब्रेटिंग इन दी सेम फेस, जो सेम फेस में वाइब्रेट कर रहे हैं, उन सभी की लोकेशन को अगर हम ट्रेस करें तो उसको हम बोलते हैं वेव फ्रंट। देन टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट होते हैं एक्चुअली थ्री टाइप्स के, दैट इज द स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट एंड प्लेन वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस होता है बाय ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की वजह से हमें प्रोड्यूस होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट। एंड सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट इज प्रोड्यूस्ड बाय लाइन सोर्स ऑफ लाइट। लाइन सोर्स ऑफ लाइट की वजह से प्रोड्यूस होता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। एंड प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट जो है वो एक्चुअली पार्ट होता है स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का फ्रॉम ए डिस्टेंट सोर्स। डिस्टेंट अगर हमारे पास पॉइंट और लाइन सोर्स डिस्टेंट है तो स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के हिस्से को हम, पार्ट को हम क्या बोलते हैं? प्लेन वेव फ्रंट। तो प्लेन वेव फ्रंट ऐसा कुछ हमें नज़र आता है प्लेन की तरह। देन रे ऑफ लाइट। तो वेव फ्रंट के नॉर्मल होती हैं रे ऑफ लाइट। द एरो ड्रान नॉर्मल टू द वेव फ्रंट एंड पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड एज द रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या है? जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है उस डायरेक्शन में एरो जो कि नॉर्मल हो वेव फ्रंट के, वेव फ्रंट के नॉर्मल हम एक एरो लगाते हैं जो कि प्रोपेगेशन ऑफ लाइट की तरफ इंडिकेट करता है, उसको हम रे ऑफ लाइट बोलते हैं। तो वेव फ्रंट्स ऑफ पैरेलल बीम, कन्वर्जिंग बीम एंड डाइवर्जिंग बीम हमने यहाँ पर बनाई है। पैरेलल बीम का जो वेव फ्रंट है वो प्लेन वेव फ्रंट होता है एंड कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग बीम्स का जो वेव फ्रंट है वो होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट। देन नेक्स्ट इज द हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल इज ए ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। ये एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है विच इज यूज टू डिटरमिन द न्यू पोजिशन ऑफ ए वेव फ्रंट। किसी वेव फ्रंट की न्यू पोजिशन पता करनी है एट ए लेटर टाइम फ्रॉम इट्स गिवन पोजिशन एट एनी इंस्टेंट। हमें किसी इंस्टेंट पे वेव फ्रंट की पोजिशन पता है, हमने उसकी न्यू पोजिशन फाइंड आउट करनी है वेव फ्रंट की एट ए लेटर टाइम, एट सम टाइम, एट डेल्टा टी टाइम के बाद जो न्यू पोजिशन होगी उसको पता करना है। उसके लिए जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है वो हाइगन्स प्रिंसिपल ने दी है। तो उसके ये दो पॉइंट्स हैं जो उन्हें मेन अजम्पशंस हैं उनके ये प्रिंसिपल की। फर्स्ट इज़ द ईच पॉइंट ऑन द गिवन और प्राइमरी वेव फ्रंट। प्राइमरी वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट जो है एक्ट एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। सेकेंडरी वेवलेट का सोर्स होता है। सेंडिंग आउट डिस्टर्बेंस इन ऑल डायरेक्शन इन ए सिमिलर मैनर एज इज डन बाय द सोर्स ऑफ लाइट। जैसे सोर्स ऑफ लाइट से वेव फ्रंट निकलता है वैसे ही प्राइमरी वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलते हैं। द न्यू पोजिशन ऑफ द वेव फ्रंट, जो वेव फ्रंट की न्यू पोजिशन है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं एट एनी इंस्टेंट? कोल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट जिसको हम बोलेंगे इज द इन्वलोप ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स एट दैट इंस्टेंट। उस इंस्टेंट पे सेकेंडरी वेवलेट्स का आउटर इन्वलोप जो है वो हमें न्यू पोजीशन देता है सेकेंडरी वेव फ्रंट की। द अबव टू अजम्पशंस आर कॉल्ड एज हाइगन्स प्रिंसिपल। तो ये हमने डायग्राम ड्रॉ की है। ये हमारे पास ए बी जो है वो एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है एट एनी टाइम टी टाइम पे ये हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट है। तो हमने डेल्टा टी टाइम के बाद उसकी न्यू पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो हमने ईच पॉइंट, उस पर ये 5 पॉइंट चूज़ किए हमने ए बी सी डी ई। तो उन पे ये सर्कल्स ड्रॉ किए। ये सर्कल्स क्या हैं? सेकेंडरी वेवलेट्स सेंडिंग आउट डिस्टर्बेंस इन द सिमिलर मैनर एज द सोर्स ऑफ लाइट डज। तो इन सर्कल्स का जो रेडियाई है वो है सी इंटू डेल्टा टी। ये सी इंटू डेल्टा टी कहाँ से आया? हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू द सी इंटू टाइम। तो टाइम हमारे पास कितना है? ये डेल्टा टी। तो ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की ये वेव फ्रंट ने? सी इंटू डेल्टा टी। तो सी इंटू डेल्टा टी रेडियस के हमने जो है वो सेकेंडरी वेवलेट सर्कल्स ड्रॉ किए और उनका जो आउटर इन्वलोप है ए डैश बी डैश वो हमें किसकी पोजीशन देता है? सेकेंडरी वेव फ्रंट की। सिमिलरली प्लेन वेव फ्रंट में भी हम सी डेल्टा टी के सर्कल्स ड्रॉ करके उनका जो आउटर इन्वलोप है वो हमें किसकी पोजीशन देगा? सेकेंडरी वेव फ्रंट की। देन
प्राइमरी वेव फ्रंट जो था वो ए बी था एट टाइम टी, इन टाइम डेल्टा टी लाइट ट्रेवल्स डिस्टेंस सी डेल्टा टी, द सर्कल ऑफ रेडियस सी डेल्टा टी ऑन पॉइंट्स दीज आर द सेकेंडरी वेवलेट्स बनाते हैं। द इन्वलोप ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की डायरेक्शन की तरफ, टेल्स द न्यू पोजीशन ऑफ ए वेव फ्रंट, मीन्स सेकेंडरी वेव फ्रंट की पोजीशन बताते हैं एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी। दीज आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। ये जो हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट है वो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से ओरिजिनेट हुआ है। देन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। तो वेव थ्योरी के बेसिस पे हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्टली हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होते क्या हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन दी सेम प्लेन। तो ये जो दो लाज हैं वो लाज ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो इनको हमने वेव थ्योरी के बेसिस पे प्रूव करना है। तो हमारे पास फर्स्टली ये सरफेस है एक्स वाई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उस पर ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट पी ए स्ट्राइक किया। ये जो तीन रेज हमने ड्रॉ की हैं ये इंसिडेंट रेज ही हैं। इंसिडेंट रेज आर एल ए एम पी, एल ए एंड एम पी, एंड बीच में एक रे कंसीडर की है जो कि क्यू पॉइंट से होकर जाती है। ये तीनों की तीनों रेज वेव फ्रंट के क्या हैं? नॉर्मल 90 डिग्री पे हैं। तो ये स्ट्राइक कर रही हैं ए पॉइंट, पी डैश पॉइंट एंड के पॉइंट पे, एंड पी ए हमारा वेव फ्रंट है एट एन एंगल आई विद द रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो ये जो हमारा पी डैश ए डैश है, पी डैश ए डैश, ये हमारा है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है हमारा पी डैश ए डैश, एंड पी डैश एम डैश के से होके क्यू डैश से निकलने वाली लाइन रे, एंड ए एल डैश, ए डैश एंड एल, ए डैश एल डैश, ए डैश एल डैश, सॉरी यहाँ पर एल डैश आना था, ए डैश एल डैश इज़ द रिफ्लेक्टेड रेज हैं। ये तीनों हमारी रिफ्लेक्टेड रेज हैं जो कि रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के 90 डिग्री पे हैं। 90 डिग्री पे हैं ये तीनों रेज ऑफ लाइट। तो इनका जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का जो एंगल है वो है आर एंगल पे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट गया है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है, जो कि रेज का एंगल भी आर है नॉर्मल के साथ, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का एंगल है आर। देन तो हमने यहाँ पर प्रूव करना है दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। कंसीडर एक्स वाई रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पी क्यू इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट, पी डैश क्यू डैश ए डैश इज द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। Now the time taken by the light to travel from P to P dash, P से P dash तक जाने के लिए लाइट को कितना समय लगा, is equal to the A to A dash, A to A dash, because P से P dash तक जितना समय लगा उतना ही लाइट को A से A dash तक आने में लगा, because P dash and A dash, P dash and A dash बोथ पॉइंट्स आर ऑन दी सेम वेव फ्रंट, सेम वेव फ्रंट पे हैं ये, पी डैश क्यू डैश ए डैश पे हैं। इसीलिए लाइट को जितना समय पी से पी डैश तक लगा उतना ही ए से ए डैश तक लगा, और उतना ही समय लाइट को क्यू से के और के से क्यू डैश तक जाने में लगा, उतना ही समय लाइट को क्यू से के से क्यू डैश तक जाने में लगा। तो ये देन प्रूफ करते हैं इसका टाइम t इज इक्वल टू दी, तो हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू दी डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड टाइम इज इक्वल टू दी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड है टाइम। तो टाइम को हमने, ये जो रास्ता है हमारा क्यू से के और के से क्यू डैश, इस टाइम को हमने लिखा t इज इक्वल टू दी क्यू के डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्यू के अपॉन सी। ये टाइम है क्यू से के तक जाने का, और के से क्यू डैश तक जाने का टाइम क्या है, के क्यू डैश डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये दोनों टाइम्स प्लस करके t है, जो t टाइम ही सेम टाइम ही लाइट को लग रहा है ए से ए डैश तक और p से p डैश तक, और ये t भी सेम है जो कि क्यू से के से क्यू डैश तक। तो हमने ट्रायंगल ए के क्यू एज्यूम की, ए के क्यू एज्यूम की। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है क्यू पे, और ए के है हमारा हाइपोटेन्यूज, एंड ए क्यू है हमारा जो आई के साथ जुड़ा हुआ है ये बेस, और के क्यू है परपेंडिकुलर। तो क्यू के की हमने वैल्यू लिखी, क्यू के इज इक्वल टू दी हाइपोटेन्यूज इंटू साइन आई, ए के साइन आई, हाइपोटेन्यूज इंटू साइन आई, बिकॉज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू दी साइन आई, सो क्यू के इज इक्वल टू दी ए के साइन आई। सिमिलरली के क्यू डैश इस ट्रायंगल से हमने कैलकुलेट किया जिसमें परपेंडिकुलर है क्यू डैश पर, आर एंगल है नीचे, और इसके साथ जो जुड़ा है बेस, और के क्यू डैश क्या है परपेंडिकुलर, विच इज इक्वल टू दी के पी डैश
साइन आर। तो इन दोनों की वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर पुट कर दिया इस फार्मूले में। तो टाइम की वैल्यू हमारे पास आ गई ए के साइन आई पॉन सी, के पी डैश साइन आर पॉन सी। तो हमने ए के साइन आई को वैसे ही लिखा, सी को कंबाइन कर लिया, और के पी डैश को हम क्या लिखेंगे, के पी डैश इज इक्वल टू दी ए पी डैश माइनस ए के। एक्चुअली में जो बीच वाली रे है जो क्यू से पास होकर आ रही है, उसकी पोजीशन चाहे कोई भी हो, चाहे वो यहाँ पर हो चाहे वो यहाँ पर हो, उसका टाइम इंटरवल सेम होना चाहिए। यही हम प्रूव करने के लिए ए के को ही वेरिएबल लेके आए हैं, बिकॉज अगर हम डिफरेंट रेज कंसिडर कर रहे हैं तो ए के ही वेरी करेगा, ए पी डैश सेम रहेगा, ए पी डैश सेम रहेगा, ए के वेरी करेगा। देन तो हमने के पी डैश की वैल्यू को लिख लिया ए पी डैश माइनस ए के। देन उसके बाद हमने ए के वाली टर्म को कॉमन निकाल लिया और ए पी डैश साइन आर अलग से लिख लिया, ए के साइन आई माइनस साइन आर अपॉन सी। तो हमें पता है जो हमारा टाइम है रे को लगना है क्यू से के से क्यू डैश, दिस टाइम डज नॉट डिपेंड अपॉन दी ए के पे ये डिपेंड नहीं करना चाहिए, इस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। चाहे हम लाइट रे को यहाँ ले रहे हैं, ए के बड़ा है चाहे ए के छोटा है, ये टाइम पीरियड नहीं बदलना चाहिए। सो द मल्टीप्लायर ऑफ ए के शुड बी इक्वल टू दी जीरो। जो मल्टीप्लायर है वो शुड बी इक्वल टू दी जीरो, ये जो जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो इसको टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए के, तो साइन आई माइनस साइन आर को हमने जीरो पुट किया। ए के जो वेरिएबल है उसके साथ टाइम को नहीं चेंज करना, ए के चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे रे ऑफ लाइट हमने नज़दीक कंसीडर करी हो चाहे रे ऑफ लाइट ऊपर कंसीडर करी हो, बट टाइम पीरियड जो हमारा है वो डज नॉट डिपेंड अपॉन दी ए के पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, ए के चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। सो ए के का जो मल्टीप्लायर है उसको हमने जीरो पुट किया, और साइन आई इज इक्वल टू दी साइन आर, एंड साइन से साइन कैंसल, आई इज इक्वल टू आर आ गया। सो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर प्रूव हो गया। तो सेकेंडली जो हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है पी ए, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, एंड एक्स वाई, all are perpendicular to the plane of vapor. So the incident rays, reflected rays and normals which are also at 90 degree to the wave front, reflecting surface and reflected wave front, so ये सभी एक ही plane पे होगी। incident rays, normals and reflected rays all lie in the same plane, because जो हमारा incident wave front, reflected wave front and reflecting surface all are lying on the, all are perpendicular to the plane of paper। तो ये हमारे दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव हो चुके हैं। तो सेकंड लॉ में हमने ये कंसिडरेशन ली है बिकॉज ये इंसिडेंट वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती हैं लाइंस, इंसिडेंट रेज नॉर्मल परपेंडिकुलर होते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, एंड रिफ्लेक्टेड रेज परपेंडिकुलर होती हैं रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के, तो ये सभी भी एक प्लेन पे ही होंगे। सेकेंडली हम प्रूव करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। रिफ्रैक्शन के लॉज के लिए हमने एक स्लैब कंसीडर की, और स्लैब के केस में ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते क्या हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होते क्या हैं। द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर द गिवन टू मीडिया, एंड दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द रेयर मीडियम। तो ये स्नेल्स लॉ जो है ये हमारा फर्स्ट लॉ है रिफ्रैक्शन का। एंड सेकेंड लॉ होता है इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट रेज, रिफ्रैक्टेड रेज एंड नॉर्मल्स ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो ये दोनों लॉज को हम प्रूव करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। कंसीडर एक्स वाई प्लेन सरफेस सेपरेट्स एयर एंड डेंसर मीडियम, पी ए इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट, जो पी ए है हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है, एंड देन पी डैश ए डैश इज द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, पी डैश ए डैश इज द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, एंड एक्स वाई हमारी जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, एन ये नॉर्मल है, एन और एन डैश हमारे नॉर्मल्स हैं। देन हमारा जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द आई, एंड वेव फ्रंट का भी एंगल जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ वो आई है, एंड रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट का जो एंगल है वो आर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड रिफ्रैक्टेड रेज का एंगल भी आर है, तो आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। टाइम टेकन बाय द लाइट टू रीच फ्रॉम पी टू पी डैश, जितना टाइम लाइट को पी से पी डैश तक लगा, उतना ही टाइम लाइट को ए से ए डैश तक लगा, और उतना ही टाइम लाइट को क्यू से के से क्यू डैश तक लगा। तो ये टाइम पीरियड सेम को हैं बिकॉज आउटलेट पे जो तीनों पॉइंट्स हैं वो सेम वेव फ्रंट पे लाई कर रहे हैं, आउटलेट के तीनों पॉइंट सेम वेव फ्रंट पे लाई कर रहे हैं, इसलिए जो इस वेव फ्रंट से इस वेव फ्रंट तक आने के लिए लाइट को जो समय लगा, टाइम लगा, वो तीनों केसेस में सेम है, पी टू पी डैश, क्यू से के से क्यू डैश, और ए से ए डैश।
देन हमने कैलकुलेट किया टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच फ्रॉम पी टू पी डैश इज इक्वल टू द ए टू ए डैश एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू द क्यू टू के टू क्यू डैश। तो हमें पता है टाइम इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमारा जो टाइम है ए से ए डैश तक का, ए से ए डैश लाइट ट्रैवल कर रही है विद वेलोसिटी v, तो ए डैश अपॉन v। पी से पी डैश लाइट ट्रैवल कर रही है विद वेलोसिटी c, बिकॉज इन एयर द वेलोसिटी इज c एंड इन मीडियम द वेलोसिटी इज v, पी पी डैश अपॉन सी। तो हमने ए डैश की वैल्यू निकाल ली पी डैश सी इंटू वी, तो ये हमारी वैल्यू होगी। एंड क्यू टू क्यू डैश का हमने टाइम कैलकुलेट किया अभी, टाइम टी इज इक्वल टू सी इक्वल टू दी क्यू टू के डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी से ट्रैवल कर रही है एयर में सी, प्लस के से क्यू डैश वो ग्लास मीडियम है, ग्लास मीडियम में लाइट की वेलोसिटी क्या है कैपिटल वी, तो कैपिटल वी से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा टोटल टाइम हो गया। सिमिलरली हमने ये क्यू के और के क्यू डैश की वैल्यूज़ निकाली ट्रायंगल्स में से, तो क्यू के की वैल्यू आ जाएगी ए के साइन आई एंड के क्यू डैश की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास के पी डैश साइन आर, के पी डैश साइन आर। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमने क्यू के और के क्यू डैश में पुट कर दी। पुट करने के बाद हमने के पी डैश की वैल्यू पहले की तरह ए पी डैश माइनस ए के पुट की, ए पी डैश माइनस ए के पुट की, तो के पी डैश की वैल्यू जो पुट कर दी हमने, ए के ही हमारा वेरिएबल है। तो ए पी डैश साइन आर बाई वी को हमने अलग कर लिया और ए के वाली टर्म को अलग करके ए के बाहर निकाल लिया, साइन आई पॉन सी माइनस साइन आर पॉन वी। तो दिस टाइम शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ए के, बिकॉज ये ए के से इंडिपेंडेंट क्यों होना चाहिए, बिकॉज दिस टाइम डज नॉट डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ दिस रे। ये रे कहाँ से कहीं से भी आ सकती है, चाहे रे को ऊपर कंसीडर करें, चाहे सेंटर में कंसीडर करें, और चाहे नीचे वाली रे के नज़दीक कंसीडर करें, द टाइम पीरियड शुड बी सेम, द टाइम पीरियड शुड बी सेम। तो टाइम पीरियड ए के की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, चाहे ए के छोटा हो चाहे ए के बड़ा हो, टाइम डज नॉट डिपेंड अपॉन दी ए के, टाइम शुड बी सेम। तो हमने ए के वाली टर्म को, ए के मल्टीप्लायर को जीरो कर दिया, साइन आई बाय सी माइनस साइन आर बाय वी को जीरो कर दिया। ए के तो जीरो है नहीं, तो ये टर्म ही जीरो होगी। तो इसमें से हमने हमारे पास टर्म आ गई साइन आई बाय सी इज इक्वल टू साइन आर बाय वी, तो साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू सी बाय वी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने इनको, तो हमारे पास ये c बाई वी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द एयर। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द साइन आई बाय साइन आर। सो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा प्रूव हो चुका है, स्नेल्स लॉ हमारा प्रूव हो चुका है। और सेकेंडली यहाँ पर क्या है, जो हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है रिफ्लेक्ट पी ए डैश पी ए एंड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है पी डैश ए डैश, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है पी डैश ए डैश एंड एक्स वाई सरफेस, ये सारी की सारी प्लेन ऑफ पेपर के नॉर्मल हैं। तो प्लेन ऑफ पेपर के नॉर्मल होने की वजह से जो लाइंस इनके परपेंडिकुलर हैं, जो लाइंस इंसिडेंट रेज, रिफ्रैक्टेड रेज एंड नॉर्मल्स जो इनके परपेंडिकुलर है, ये सभी की सभी एक ही प्लेन पे होगी। तो ये हमारा था सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो जो कि हमने वेव थ्योरी के बेसिस पे दोनों ही लॉज को एक्सप्लेन कर दिया है। एक बार आप इसको रीड कर लीजिएगा, जो बात आपको बताई है इसमें लिखी हुई है। तो इंटरफ्रेंस का मीनिंग क्या है, द इंटरफ्रेंस इज द फिनोमिनन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द मीडियम। नॉन यूनिफॉर्म मीन्स कहीं पे लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है और कहीं पे लाइट की इंटेंसिटी कम है। तो स्क्रीन पे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होती है इन द मीडियम ड्यू टू दी सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव्स। सुपरपोजिशन मीन्स लाइट की मिक्सिंग होना, दो लाइट वेव्स की मिक्सिंग होने की वजह से स्क्रीन पे कहीं पे लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है और कहीं पे मिनिमम हो जाती है। इस नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द मीडियम ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव्स इज कॉल्ड एज interference of light। तो interference of light में at some points in the medium the intensity of light is maximum which is called the bright fringes and this is the कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। जहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी वहाँ उसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। वाइल एट सम अदर पॉइंट्स इंटेंसिटी इज मिनिमम विच इज कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, और वहाँ पर क्या हो गए डार्क फ्रिंजेस। इन केस टू वेव्स आर ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, अगर दोनों वेव्स का दो सोर्सेज S1 और S2 लेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, अगर उसमें दोनों सोर्सेज की एम्पलीट्यूड सेम है देन एट द पॉइंट्स ऑफ डार्कनेस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज जीरो, दैट मीन्स वहाँ पर कंप्लीट डार्कनेस होगी। And usually on the interference of light waves we obtain alternate dark and bright fringes। जब interference हम करवाते हैं स्क्रीन पे तो वहाँ पर हमें alternate dark and bright fringes मिलते हैं, तो उनको हम बोलते हैं interference fringes। नेक्स्ट
तो सस्टेन्ड इंटरफ्रेंस कैसे बना सकते हैं हम? सस्टेन्ड वर्ड मीन्स परमानेंट इंटरफ्रेंस, जो पैटर्न बना है स्क्रीन पे उसको परमानेंट कैसे रख सकते हैं? द इंटरफ्रेंस पैटर्न इन विच द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इंटेंसिटी की जो पोजीशंस हैं फिक्स्ड ऑल अलोंग द स्क्रीन, वो फिक्स्ड रहे, मीन्स परमानेंट इंटरफ्रेंस बने। तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं सस्टेन्ड इंटरफ्रेंस बनाने के लिए? कंडीशंस क्या क्या हैं? द टू सोर्सेज शुड इमिट द लाइट वेव्स कॉन्टीन्यूसली, जो हमारी दो सोर्सेज हैं वो कॉन्टीन्यूसली लगातार लाइट को छोड़ती रहें। द लाइट वेव शुड बी ऑफ द सेम वेवलेंथ, जो लाइट वेव्स दोनों में से निकल रही हैं उनकी वेवलेंथ जो है वो सेम रहे। थर्ड है लाइट वेव्स एमिटेड शुड प्रेफरेबली बी ऑफ सेम एम्पलीट्यूड। तो ये हम कोशिश करते हैं कि दोनों लाइट सोर्सेज से निकलने वाली जो लाइट है उनकी जो एम्पलीट्यूड है वो लगभग सेम रखने की हम कोशिश करते हैं। प्रेफर ये करते हैं कि दोनों की इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड जो है वो सेम हो। The waves emitted by the two sources of light should either be in phase or should have stable constant phase difference। तो जो दो लाइट सोर्सेज से वेव निकल रही हैं, लाइट वेव्स निकल रही हैं, उनका या तो वो दोनों सेम फेस में हो और या फिर उनमें जो फेस डिफरेंस है वो कांस्टेंट हो। टू सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर, जो उनकी डिस्टेंस है, द सेपरेशन बिटवीन द टू लाइट सोर्सेज शुड बी वेरी स्मॉल। द टू लाइट सोर्सेज शुड बी वेरी नैरो, जो लाइट सोर्सेज का साइज है जिससे लाइट आ रही है उनका जो साइज है वो वेरी नैरो होना चाहिए। तो सस्टेन्ड इंटरफ्रेंस बनाने के लिए, परमानेंट इंटरफ्रेंस बनाने के लिए जो दो सोर्सेज हैं S1 एंड S2 यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, उनकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उन रिक्वायरमेंट्स को कौन पूरा करता है? द कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज का क्या मीनिंग है? द सस्टेन्ड इंटरफ्रेंस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द टू सोर्सेज आर ड्राइव्ड फ्रॉम ए सिंगल सोर्स। जो कोहेरेंट सोर्सेज हैं वो सिंगल सोर्स से बनी होती हैं। सिंगल सोर्स से ही हम दो सोर्सेज S1 एंड S2 बनाते हैं। टू सोर्सेज आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेज। कांस्टेंट फेस डिफरेंस और सेम फेस इज रिक्वायरमेंट फॉर सस्टेन्ड इंटरफ्रेंस। तो सस्टेन्ड इंटरफ्रेंस बनने के लिए हमें ये रिक्वायरमेंट चाहिए थी कि दोनों वेव्स का कांस्टेंट फेस डिफरेंस हो और सेम फेस में हो। तो इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेज ऐसा नहीं प्रोड्यूस कर सकती। सो टू सोर्सेज जो यूज़ कर रहे हैं उनको कोहेरेंट सोर्सेज हम तब बोलते हैं इफ़ दे इमिट लाइट वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ, अगर उनमें से जो लाइट आ रही है वो सेम वेवलेंथ की हो और सेम फ्रीक्वेंसी एंड ऑफ स्टेबल फेस डिफरेंस और इन फेस। जो दोनों लाइट सोर्सेज हैं उनमें से जो लाइट निकल रही है उनका जो वेवलेंथ है वो सेम होना चाहिए एंड फ्रीक्वेंसी भी सेम होना चाहिए एंड उनका जो फेस डिफरेंस है या तो स्टेबल हो और या फिर हैव कांस्टेंट फेस डिफरेंस और इन सेम फेस, या फिर दोनों सेम फेस में ही होनी चाहिए। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द टू सोर्सेज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए सिंगल सोर्स। लाइट वेव्स फ्रॉम द टू कोहेरेंट सोर्सेज आर ऑफ सेम वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड भी हम सेम रखने की प्रेफर करते हैं कि सेम एम्पलीट्यूड की लाइट वेव्स ही उनसे बाहर आए। तो देन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव्स, जब दो लाइट वेव्स आपस में सुपर इम्पोज कर जाती हैं तो उन पे कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होता है, तो वो हम पढ़ते हैं। इट स्टेट्स दैट व्हेन द टू और मोर वेव ट्रेन्स ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन ए मीडियम सुपरपोज upon each other, then the resultant displacement at any point at any instant, जो उनका रिजल्टेंट होगा मिक्स होने के बाद, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स। इंडिविजुअल वेव के जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं उनका वेक्टर सम करेंगे तो वो रिजल्टेंट निकलेगा, यानी कि वाई बार इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 सो ऑन। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा अगर क्रेस्ट, एक का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट पे सुपरपोज कर गया या फिर एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ पे सुपरपोज कर गया। द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज मिनिमम व्हेन एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ पे सुपरइम्पोज कर गया या फिर एक का ट्रफ दूसरे के क्रेस्ट पे सुपरइम्पोज कर गया। तो इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट वेव्स कैन बी इजीली एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स। जब y1 एंड y2 दोनों का क्रेस्ट आपस में मिक्स कर जाएगा, सुपरइम्पोज कर जाएगा, देन द रिजल्टेंट इज y1 प्लस y2, तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो इसे हम इंटेंसिटी को मैक्सिमम करना बोलते हैं, इसी को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस बोलते हैं। एंड अगर y1 और y2 का ट्रफ, इस वेव का ट्रफ और इसका क्रेस्ट आपस में सुपरपोज कर गया, देन तो रिजल्टेंट है वो होगा y1 माइनस y2। अगर y1 y2 इक्वल ही हैं तो रिजल्टेंट होगी डार्कनेस, कंप्लीट डार्कनेस आ जाएगी इस जगह पे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डार्क फ्रिंजेस।
देन कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। अब हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का पूरा जो फिनोमेना समझते हैं कि कहाँ पर क्या क्या कंडीशंस हैं पाथ डिफरेंस की और फेस डिफरेंस की फॉर द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। तो फर्स्टली यहाँ पर हमारे पास जो है वो सोर्सेस हैं दो, S1 एंड S2, जो कि सिंगल सोर्स S से ही बनी है। S1 एंड S2 से जो लाइट वेव्स निकल रही हैं वो एक जर्नल पॉइंट हमने P कंसिडर किया ऑन दी स्क्रीन। O इज़ द सेंट्रल पॉइंट जहाँ का पाथ डिफरेंस भी कोई नहीं है और फेस डिफरेंस भी कोई नहीं है। अगर S1 S2 से सेम फेस से लाइट वेव्स निकल रही हैं तो O पे सेम फेस पे ही पहुंचेंगी, तो O पे तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी ही, बिकॉज लाइट इज़ इन फेस एट O। सो क्रेस्ट पे क्रेस्ट होगा और ट्रफ पे ट्रफ होगा, सो O पे तो इंटेंसिटी मैक्सिमम ही होगी। तो अब हम किसी जर्नल पॉइंट P की बात करते हैं, वहाँ पर कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस बनेगा और कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस बनेगा, इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में आगे। तो शुरू करते हैं। सपोज जो S1 से लाइट वेव्स निकली हैं वो P पॉइंट पहुंचने तक उनकी जो डिस्प्लेसमेंट है विच इज़ इक्वल टू दी A1 साइन ओमेगा टी। ये वेव की इक्वेशन होती है डिस्प्लेसमेंट की एट एनी इंस्टेंट t, एट एनी टाइम t द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द एम्पलीट्यूड इनटू साइन ओमेगा टी, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द लाइट वेव। y2 is a2 sin omega t plus phi, where phi क्या है? phi is the phase difference between the two light waves reaching point P पॉइंट पे पहुंचने के बाद जो लाइट वेव्स में फेस का डिफरेंस है उसको हमने क्या बोल दिया? फाई। देन दोनों लाइट वेव्स का एम्पलीट्यूड ऐड होगा, बिकॉज ये सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल था कि लाइट वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है उनको ऐड करते हैं, y1 प्लस y2 a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस y। इस पे हमने फॉर्मूला लगाया और देन वहाँ यहाँ से हमने साइन ओमेगा टी की टर्म्स को अलग कर लिया, दैट इज़ a1 एंड a2 कोस फाई को अलग कर लिया और कोस ओमेगा टी की टर्म को अलग कर लिया, a2 साइन फाई को अलग कर लिया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? a1 प्लस a2 कोस फाई को लिखेंगे a कोस थीटा, वेयर कैपिटल A क्या है? जो रिजल्टेंट वहाँ पर वेव बन रही है उसका एम्पलीट्यूड। कैपिटल A क्या है? जो रिजल्टेंट मिक्स होने के बाद, सुपरइम्पोज होने के बाद जो रिजल्टेंट वहाँ पर बना है उसका एम्पलीट्यूड a कोस थीटा, एंड थीटा इज इट्स फेस। a2 साइन फाई को हमने कंसिडर किया a साइन थीटा, तो y को हम क्या लिख सकते हैं? a1 a2 कोस थीटा की जगह ये कोस थीटा लिखा, कोस फाई की जगह ये कोस थीटा लिखा और इसकी जगह पे a साइन थीटा लिखा। देन ये इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू a साइन थीटा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, वेयर थीटा इज द फेस डिफरेंस। थीटा एक फेस है। देन स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2, जो 1 एंड 2 इक्वेशंस को हमने स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दिया। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग करने के बाद हमारे पास आया वो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दी। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग करने के बाद हमारे पास एक स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू दी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का सम आ गया। तो इसको हमने ओपन किया, एक्सपेंशन की इसकी। तो एक्सपेंशन करने के बाद हमने a1 स्क्वायर को अलग कर लिया, a2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई का वैल्यू क्या है? 1। तो 2a1 a2 कोस फाई जो ये है ये अलग रह गया। देन ए स्क्वायर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू दी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज इक्वल टू दी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर विच इज इक्वल टू दी a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos phi. This is the intensity of light reaching at point P. This is the intensity of light reaching at point P. Then इंटेंसिटी ऑफ लाइट AI जो हमने निकाली है वो ये आ चुकी है a1 प्लस a2 प्लस 2a1 a2 कोस फाई। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के केस में इंटेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमम। तो ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? व्हेन कोस फाई इज मैक्सिमम, व्हेन कोस फाई इज इक्वल टू +1। कोस फाई जब +1 होगा तब इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो कोस फाई कब 1 होता है? तो फाई इज इक्वल टू 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, 6 पाई पे, सो ऑन। इन सभी वैल्यूज़ पे कोस फाई की वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये कैसे पता चलता है? हमें ग्राफ से पता चलता है। तो ग्राफ बना लेते हैं। ये कोस का ग्राफ है 0 पे, 2 पाई पे, देन 4 पाई पे।
ये कोज की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, मैक्सिमम आ रही हैं। तो इसको हमने जर्नल नेम दे दिया 2n पाई, वेयर n इज़ द 0 1 2 3 सो ऑन। तो ये किसकी वैल्यू है, ये फेस डिफरेंस की वैल्यू है फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। अगर लाइट वेव्स के पी पॉइंट पर पहुंचने तक उनका जो फेस डिफरेंस है वो 2n पाई, वेयर n इज़ 0 1 2 3 रहता है, तो उनका जो बनेगा ब्राइट फ्रिंज वहाँ पर फॉर्म होगा। इट इज़ अ कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस बिटवीन द टू लाइट वेव्स इन टर्म्स ऑफ फेस डिफरेंस बिटवीन द वेव्स। देन अब हम निकालेंगे पाथ डिफरेंस। तो हमें ये डायग्राम से पता चल रहा है कि S1P जो है वो छोटा पाथ है और S2P जो बड़ा पाथ है, और दोनों में क्या है, पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस की क्या वैल्यू पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस बनेंगे उसकी वैल्यू निकालते हैं। अब तो हम अगर एक वेव की बात करें तो एक वेव में, दैट इज़ वन वेव, तो कितने का फेस है, 2 पाई का, 2 पाई का फेस है, एंड 5/2 पाई करेंगे। और एक वेव की लेंथ कितनी है, लैम्डा, तो x/लैम्डा करेंगे। तो इसको समझना कैसे है, हम इसको समझेंगे यूनिटरी मेथड से। तो यूनिटरी मेथड क्या है, एक तरफ फाई लिखते हैं, एक तरफ x लिखते हैं, ठीक। अगर लैम्डा, अगर 2 पाई इज़ द फेस डिफरेंस, देन लैम्डा इज़ द वेव लेंथ। 2 पाई अगर फेस डिफरेंस है, देन लैम्डा इज़ द वेव लेंथ है। तो हमने फाई की वैल्यू निकालनी है। तो अगर 1 इज़ द फेस डिफरेंस, अगर 1 है, 1 इज़ द पाथ डिफरेंस, देन फाई इज़ द 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई बाय लैम्डा आ जाएगा, 2 पाई बाय लैम्डा। अगर x इज़ द पाथ डिफरेंस, देन फाई इज़ द 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स। तो यूनिटरी मेथड से ये फाई क्या आ गया हमारा, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स। अगर फाई 2 पाई था, x इज़ द लैम्डा। अगर x 1 है तो 2 पाई बाय लैम्डा इज़ द फाई। अगर x है, पाथ डिफरेंस x है, देन फाई इज़ द फेस डिफरेंस इज़ द 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स। देन अब हम क्या करेंगे, ये फाई की वैल्यू जो ऊपर निकाली थी 2n पाई, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। कैंसिल करने के बाद हमारे पास x आ गया n लैम्डा। तो x इज इक्वल टू दी n लैम्डा, वेयर n इज़ द 0 1 2 3 सो ऑन। तो जब जब पाथ डिफरेंस की वैल्यू is the integral multiple of the wavelength of the two light waves, then वहाँ पर bright fringes बनेंगे, constructive interferences बनेंगे स्क्रीन पे। तो this is a condition for the constructive interference. This is the values of the path difference and this is the value of the phase difference for the constructive interference at the screen. Then next, तो अब हम निकालते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के लिए। डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस मींस डार्कनेस, दैट मींस द इंटेंसिटी इज मिनिमम एट द स्क्रीन। तो इंटेंसिटी मिनिमम कब होगी स्क्रीन पे, व्हेन कोस फाई इज इक्वल टू दी -1। तो कोस फाई जब -1 होगा तभी स्क्रीन पे इंटेंसिटी मिनिमम होगी। तो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला हमने पहले किया था, a1² + a2² + 2a1a2 कोस फाई। तो कोस फाई जब -1 होगा देन इंटेंसिटी इज मिनिमम एट द स्क्रीन। तो कोस फाई की वैल्यू -1 कब कब होती है, तो वो जानने की कोशिश करते हैं। तो कोस फाई की वैल्यू मिनिमम कब कब है, -1 कब कब है, पाई पे, 3 पाई पे, 5 पाई पे, सो ऑन। तो कोस फाई इज -1 एट फाई इज इक्वल टू पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, सो ऑन। तो इसको हम एक जर्नल नाम देते हैं 2n-1 पाई, 2n-1 पाई, वेयर n इज 1 2 3 सो ऑन। तो आप जहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करके देखिए, पाई आ जाएगा, n की वैल्यू 2 पुट करके देखिए, 3 पाई आ जाएगा, n की वैल्यू 3 पुट करके देखिए, 5 पाई आ जाएगा, सो ऑन। तो फाई इज इक्वल टू 2n-1 पाई इज द वैल्यू ऑफ द फेस डिफरेंस फॉर दी डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। तो स्क्रीन पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस बनने के लिए फाई की वैल्यू क्या है, 2n-1 इंटू पाई। तो नेक्स्ट, अब हमने पहले भी निकाला हुआ है, फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स। दिस इज द रिलेशन बिटवीन दी फेस डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। तो ये यूनिटरी मेथड से आया था। तो यहाँ पर हमने फाई की वैल्यू पुट कर दी 2n-1 इंटू पाई। तो कैंसिल करने के बाद हमारे पास पाथ डिफरेंस की वैल्यू आ गई, विच इज इक्वल टू दी 2n-1 इंटू लैम्डा बाय 2। तो जब भी हमारा जो पाथ डिफरेंस है उसकी वैल्यू ये होगी 2n-1 लैम्डा बाय 2, वेयर n इज 1 2 3 सो ऑन, तब स्क्रीन पे क्या बनेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। सो दीज टू वैल्यूज आर द वैल्यूज ऑफ द पाथ डिफरेंस, फेस डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। So these are the conditions for the destructive interference in terms of phase difference and path difference. Thus, point P will be seat of minimum intensity or destructive interference if between the two light waves reaching point P, the phase difference
फेस डिफरेंस जो होगा इज एन ओड इंटेग्रल मल्टीपल, ओड इंटेग्रल मल्टीपल मीन्स पाई, 3 पाई, 5 पाई, सो ऑन ऑफ पाई, और पाथ डिफरेंस इज एन ओड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 मीन्स 1 लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2। जब जब ये वैल्यूज़ होंगी फेस डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस की, तब तब स्क्रीन पे क्या बनेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। तो ये थी कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। तो फ्यू इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स रिगार्डिंग दिस समझते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी बननी थी, वहाँ पर कोस फाई की वैल्यू क्या थी, +1 इस रिलेशन में, तो वो आ गई हमारे पास। ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ द a1 प्लस a2 का स्क्वायर। आई मिनिमम इज इक्वल टू द a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, 2 a1 a2 -1। तो यहाँ पर कोस फाई की वैल्यू क्या थी, -1। सो आई मिनिमम इज इक्वल टू द a1 माइनस a2 का स्क्वायर। तो द रेशो ऑफ द आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाय आई मिनिमम इज इक्वल टू द a1 प्लस a2 स्क्वायर अपॉन a1 माइनस a2 स्क्वायर। तो दिस वैल्यू gives the ratio of the maximum intensity to the minimum intensity. Width of the slit S1, assume W1 is the width of the slit S1 and W2 is the width of the slit S2. ये सोर्स जो है हमारी S1 कोहेरेंट सोर्स है, उसकी जो width है हमने W1 दे रखी है और W2 is the width of the S2। तो जितनी ये सोर्स की width होगी उतना ही इंटेंसिटी बाहर आएगा उससे लाइट का। तो W1 by W2 is equal to the I1 by I2 and I1 एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव इज इक्वल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। सो एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी रेशियो इज इक्वल टू द एम्पलीट्यूड रेशियो। सो W1 by W2 इज इक्वल टू द A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर। तो इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस कब ऑब्टेन होते हैं, जब हम कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट को इंटरमिक्स कर देते हैं। मिक्स होती हैं दो लाइट वेव्स और स्क्रीन पे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होती है, उसी को हम इंटरफ्रेंस बोलते हैं और कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंसेस बनते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंसेस ऑन द स्क्रीन। तो सेंट्रल पोजीशन पे से कहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस बनेगा और कहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस बनेगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्टली हमने दो सोर्सेज कंसीडर की, S1 एंड S2। these are the both are produced from the single source, so they are the coherent sources of light। दोनों से जो लाइट निकल रही है वो सेम फेस में निकल रही है और हम कोशिश करते हैं कि इन दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम हो, बट हम एम्पलीट्यूड को A1 एंड A2 कंसीडर करते हैं जो S1 एंड S2 से निकल रही हैं लाइट वेव्स एंड सेम वेवलेंथ की मोनोक्रोमेटिक लाइट निकल रही हैं। तो ये P पॉइंट पे पहुंच रही हैं, किसी जर्नल P पॉइंट पे लाइट वेव्स दोनों। तो हमें देखने से पता चल रहा है कि जो वेव S1 से निकल रही है उसका जो पाथ है वो S1P है और जो S2 से निकल रही है उसका पाथ है S2P। तो देयर इज ए पाथ डिफरेंस, तो दोनों में पाथ डिफरेंस है, दैट इज X। X is the path difference between the two light waves on reaching the point P, which is equal to the S2P minus S1P। तो ये है पाथ डिफरेंस। तो O इज द सेंट्रल पॉइंट। तो स्क्रीन पे जो सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट पे तो दोनों लाइट वेव्स यहाँ से सेम पाथ पे ही पहुंचेंगी, तो देयर इज नो पाथ डिफरेंस। जब पाथ में डिफरेंस ही नहीं है तो क्रेस्ट पे तो क्रेस्ट आएगा, ट्रफ पे ट्रफ आएगा, बिकॉज देयर इज नो फेस डिफरेंस एंड नो पाथ डिफरेंस ऑन रीचिंग द सेंट्रल पॉइंट। तो सेंट्रल पॉइंट पे तो मैक्सिमा ही बनेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस बनेगा। पर अब हमने ये निकालना है कि डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंसेस कहाँ पे बनेंगे ऑन ए स्क्रीन। तो सेंट्रल पॉइंट से P पॉइंट की डिस्टेंस जो है उसको हमने कंसीडर किया y, एंड जो हमारी सोर्सेज के बीच वाली डिस्टेंस है उसको हमने कंसीडर किया d, एंड सो O पॉइंट से P पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है y, तो A पॉइंट से ये डिस्टेंस कितनी बची, A पॉइंट से ये डिस्टेंस बच जाएगी y माइनस d/2, दैट इज ये आ जाएगी y माइनस d/2, d/2 माइनस हो जाएगा। और ये B पॉइंट से ये डिस्टेंस कितनी बन जाएगी, y प्लस ये सेंटर से y प्लस d/2, तो ये बन जाएगी y प्लस d/2। तो A पॉइंट से P पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो है y माइनस d/2 एंड B पॉइंट से इसकी डिस्टेंस जो है वो y प्लस d/2। तो अब हम इस ट्रायंगल्स को कंसीडर करेंगे S2BP। इसमें से हमने निकाला S2P मीन्स के पाथ का स्क्वायर किया, S2P का स्क्वायर इज इक्वल टू दी S2B का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर, दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। तो S2B है हमारे पास स्क्रीन की सोर्सेज से डिस्टेंस, दैट इज कैपिटल D का स्क्वायर, एंड BP जो हमने लिखी है y प्लस d/2 का स्क्वायर। तो सिमिलरली हमने S1P से S1P स्क्वायर की वैल्यू निकाली जो ये आ गई y माइनस d/2 का स्क्वायर। तो दोनों वैल्यूज़ को हमने माइनस किया,
माइनस करने के बाद हमने इस क्वेश्चन पे पहुंच गए, इसको सोल्व किया, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये हमारे पास बच गया ये क्वेश्चन। तो इधर वाली साइड पे हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, ये फॉर्मूला लगा लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इधर वाली साइड पे अभी स्केयर्स को ऐसे ही रखा, तो S2P माइनस S1P इज़ द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू लाइट वेव्स। तो इसकी वैल्यू को x हमने पुट कर दिया। तो इधर हमने एक्सपैंड कर दिया दोनों इक्वेशंस को, जो कैंसिल होने वाली टर्म्स थी वो कैंसिल हो गई, तो हमारे पास बचा 2YD S2P प्लस S1P इंटू एक्स। तो x आ गया 2YD अपॉन S2P प्लस S1P। अगर हमारा जो पॉइंट P है लाइज वेरी क्लोज टू सेंटर ऑफ स्क्रीन O, देन जो S2P एंड S1P वो अप्रोक्सीमेटली D के इक्वल होंगे। S2P एंड S1P जो है वो अप्रोक्सीमेटली D के ही इक्वल होंगे। तो इसको हम D पुट करेंगे यहाँ पे 2D, तो D 2 से 2 कैंसिल, YD अपॉन D आ जाएगा। सो x इज द YD अपॉन कैपिटल D। तो वेयर x इज द पाथ डिफरेंस, y इज द पोजीशन ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन एंड D इज द सेपरेशन बिटवीन द टू सोर्सेज एंड D कैपिटल D इज द सेपरेशन बिटवीन द सोर्सेज एंड द स्क्रीन। तो नेक्स्ट पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑन द स्क्रीन। तो कहाँ पर मैक्सिमा बनेगा, कहाँ पे मिनिमा बनेगा, अब हमने वो पोजीशंस निकालनी है, y की वैल्यूज़ निकालनी है, सेंटर से किस पॉइंट पे मैक्सिमा बनेगा, किस पॉइंट पे मिनिमा बनेगा। उन पोजीशंस को निकालने के लिए हम द पॉइंट P विल बी द सेंटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज। पॉइंट P पे ब्राइट फ्रिंज बनेगा इफ x इज इक्वल टू दी एन लैम्डा, दैट इज अगर पाथ डिफरेंस की वैल्यू एन लैम्डा होगी तो जो हमारा पॉइंट P है वो ब्राइट फ्रिंज का ही सेंटर होगा। तो x की वैल्यू क्या निकाली है हमने, YD अपॉन D, दैट इज YD अपॉन D इज इक्वल टू दी n इंटू लैम्डा, वेयर n इज 0 1 2 3 so on 0 1 2 3 so on and D lambda upon D, D is the separation between the source and screens and D is small d is the separation between the two sources। तो हमारे पास y आ गई n d lambda upon D, where y is the position of the bright fringe फ्रॉम दी सेंट्रल मैक्सिमम। तो n की वैल्यू जब हम 0 1 2 3 so on पुट करेंगे, फॉर n इज इक्वल टू दी 0, तो वी obtain y इज इक्वल टू दी 0। So y is equal to 0 is the center of bright fringe. This is the position of the central maximum. If y is equal to the 1, then y is equal to the d lambda upon d. If y is equal to the 2, then if n is equal to the 2, then y is equal to the 2 d lambda upon d. So y is equal to the 0 d lambda upon d, 2d lambda upon d, 3d lambda upon d. These all are the positions of the central bright fringes. तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की ये जनरल पोजीशन हमने याद कर ली। तो दैट इज़ द पोजीशन ऑफ द ब्राइट फ्रिंजेस। तो सेंट्रल की पोजीशन 0 पे, फर्स्ट की पोजीशन जो है डी लैम्डा बाई डी पे, और सेकंड की 2d लैम्डा बाई डी पे, और nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन जो है वो nd लैम्डा अपॉन डी पे है। देन नेक्स्ट, इट फ्लोज दैट द पॉइंट P विल बी द सेंटर ऑफ द डार्क फ्रिंज। सेंटर ऑफ डार्क फ्रिंज कब होगा, व्हेन x इज इक्वल टू दी 2n minus 1 lambda upon 2, where n is 1 2 3 so on। जहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 so on है, ये हमने पिछली वीडियो में किया था। अगर पाथ डिफरेंस 2n minus 1 lambda upon 2 होता है तब वहाँ पर क्या बनता है, डार्क फ्रिंज। तो x की वैल्यू थी YD upon D, इसको इक्वेट किया, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 2n minus 1 इंटू D d lambda upon 2d। 2n minus 1 2 lambda d upon 2d is the position of the dark fringes। तो where n is equal to the 1 2 3 so on। तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज की पोजीशन क्या आ जाएगी, n की वैल्यू को यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 minus 1 that is 1 lambda d upon 2d। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट डार्क फ्रिंज। सेकंड के लिए n की वैल्यू को 2 पुट करेंगे, दैट इज 4 minus 1 3 d lambda upon 2d। तो थर्ड के लिए क्या पुट करेंगे, 5d lambda upon 2d, एंड nth के लिए क्या पुट करेंगे। तो पोजीशन ऑफ द nth डार्क फ्रिंज इज द 2n minus 1 d lambda upon 2d। 2n minus 1 d lambda upon 2d is the position of the nth dark fringe। Then तो अभी हमने सोल्व की हैं पोजीशन ऑफ द nth डार्क फ्रिंज एंड पोजीशन ऑफ द nth ब्राइट फ्रिंज। तो विड्थ ऑफ द कंस्ट्रक्टिव फ्रिंजेस, विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज क्या होगी, दो डिस्ट्रक्टिव फ्रिंजेस की विड्थ को माइनस कर देंगे। दो डिस्ट्रक्टिव फ्रिंजेस के बीच में क्या बन रहा है, कंस्ट्रक्टिव फ्रिंज। दो डिस्ट्रक्टिव फ्रिंजेस के बीच में क्या बन रहा है, कंस्ट्रक्टिव फ्रिंज। तो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ क्या आ जाएगी, दो डिस्ट्रक्टिव मीन्स के डार्क फ्रिंजेस की विड्थ को माइनस करेंगे, nth डार्क माइनस n माइनस 1th डार्क, दोनों की पोजीशन को माइनस किया तो सेंटर में क्या आ जाएगी, विड्थ ऑफ दी
ब्राइट फ्रिंज। तो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ क्या है, 2n-1 डी लैम्डा अपॉन डी 2d माइनस 2n-1 डी लैम्डा अपॉन 2d। तो इसको सोल्व करके हमारे पास आ गया डी लैम्डा अपॉन डी। तो विड्थ ऑफ द कंस्ट्रक्टिव फ्रिंजेस डी लैम्डा बाई डी। सिमिलरली विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज निकालने के लिए दो कंस्ट्रक्टिव फ्रिंजेस की विड्थ को माइनस करेंगे तो वो आ जाएगी हमारे पास डी लैम्डा अपॉन डी ही आ जाएगी। तो विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम, सेंटर के दोनों साइड पे क्या है, पहले डार्क आते हैं तो दोनों डार्क की पोजीशन के बीच में क्या है, सेंट्रल मैक्सिमम। तो सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ निकालने के लिए फर्स्ट डार्क की पोजीशन का क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। फर्स्ट डार्क फ्रिंज की पोजीशन क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो दैट इज द 2 इंटू दी y1 डैश, दैट इज 2 डी लैम्डा बाई 2d। तो डी लैम्डा बाई डी आ जाएगी विड्थ ऑफ दी सेंट्रल मैक्सिमम। सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ आ गई हमारे पास डी लैम्डा अपॉन डी। तो सभी की, सेंट्रल की, ब्राइट फ्रिंजेस की और डार्क फ्रिंजेस की, सभी की विड्थ क्या है, डी लैम्डा अपॉन डी। तो अगर इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑल द फ्रिंजेस ब्राइट डार्क सेंट्रल आर ऑफ सेम विड्थ इन केस A1 A2 एंड A, अगर इफ A1 एंड A2 बोथ इक्वल टू ए हो, मीन्स दोनों सोर्सेज से जो लाइट निकल रही है दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो, तब मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या आ जाएगी हमारे पास, a प्लस ए का स्क्वायर 4a स्क्वायर, एंड मिनिमम इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, a माइनस ए का स्क्वायर दैट इज 0। तो ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी होगी 4a स्क्वायर एंड डार्क फ्रिंजेस की इंटेंसिटी होगी 0। तो एंगुलर विड्थ किसको बोलते हैं, एंगुलर विड्थ इज द विड्थ, फ्रिंज विड्थ डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। फ्रिंज विड्थ को कैपिटल डी से डिवाइड कर देंगे। ये हमारी फ्रिंज विड्थ है, फ्रिंज विड्थ थी बीटा जो हमने निकाली थी डी लैम्डा बाई डी डिवाइडेड बाय दिस डी, बिकॉज ये हमने एंगुलर विड्थ यहाँ का थीटा निकालना है कि हमारे जो सोर्सेस हैं वहाँ से एंगल कितना बन रहा है, फ्रिंज विड्थ की वजह से एंगल वहाँ पर कितना फॉर्म हो रहा है। एंगुलर विड्थ उसकी कितनी है, डी से अगर निकालें तो सेपरेशन डी से अगर हम निकालें तो थीटा इज इक्वल टू दी बीटा बाई डी, थीटा इज इक्वल टू दी बीटा बाई डी, दैट इज थीटा इज इक्वल टू दी डी लैम्डा बाई डी अपॉन डी। एंगल निकालना है हमने, बीटा अपॉन डी कर दिया, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस कर दिया, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, वेयर आर्क इज द बीटा एंड डी इज द रेडियस, बीटा अपॉन डी इज द एंगल। थीटा इज इक्वल टू दी बीटा अपॉन डी लैम्डा अपॉन डी, लैम्डा बाई डी आ गई हमारे पास एंगुलर विड्थ। देन इंटरफ्रेंस एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इंटरफ्रेंस जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लॉ को भी फॉलो करता है। अगर इंटरफ्रेंस ना होता तो इंटेंसिटी कितनी होनी थी स्क्रीन पे, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, दिस इज द इंटेंसिटी इफ इंटरफ्रेंस डज नॉट अकर। इंटरफ्रेंस होने से एक जगह पर मैक्सिमम हो गया, कुछ जगह पर मिनिमम हो गया, और उनकी हमने एवरेज इंटेंसिटी निकाली तो A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर प्लस A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, एवरेज निकाली तो एवरेज को सोल्व करके भी हमारे पास क्या आ गया, A1 प्लस A2 का स्क्वायर, दैट इज एवरेज इंटेंसिटी एंड intensity without the interference both are equal, that means the energy remains conserved. So interference of light obeys the law of conservation of energy. At destructive fringes there is no energy but this energy appears at the bright fringes. जो energy हमें dark fringes से गई है वो कहाँ पर appear हो गई है, bright fringes पे appear हो गई है। So thus it obeys the law of conservation of energy because energy is not destroyed, energy destroy नहीं हुई। जो energy dark fringes पे darkness create होने की वजह से energy वहाँ से चली गई है, वो energy bright फ्रिंजेस पे अपीयर हो गई है। देन नेक्स्ट, अगर हमने ये सारे ऑपरेटर्स को यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को किसी मटेरियल में कर रहे हैं, किसी लिक्विड में कर रहे हैं, देन फ्रिंज विड्थ इज द डी लैम्डा एम अपॉन डी, वेयर लैम्डा एम इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दी मीडियम, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दी मीडियम। हमको पता है लाइट की वेवलेंथ जो है मीडियम बदलने से वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल होता है C अपॉन V, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो C की वैल्यू हमने पुट की फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा इन दी वैक्यूम और एयर, V फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा एम, तो म्यू इज लैम्डा एम हमारे पास आएगा लैम्डा अपॉन म्यू, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ इन द एयर, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वेवलेंथ इन द मटेरियल, wavelength of light in the material is equal to the wavelength in air divided by the refractive index। तो फाइनली हमारे पास जो बीटा एम है वो आ जाएगी डी लैम्डा अपॉन डी। तो ये लैम्डा अपॉन म्यू कहाँ से आया, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दी मटेरियल। तो अगर हमारे पास एयर ही दी हुई है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1, दैट मीन्स बीटा एम इज इक्वल टू बीटा ए ही आ जाएगा। अगर हमारे पास कोई भी और मटीरियल दिया है तो बीटा एम की वैल्यू जो है वो बीटा एयर से अलग आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिफ्रैक्शन क्या होती है। तो डिफ्रैक्शन इज द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ द लाइट
ओनली लाइट नहीं मूव करती, किसी भी तरह की जो वेव है वो बेंड करती है राउंड द शार्प कॉर्नर्स एंड स्प्रेडिंग इनटू द रीजन्स ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो। यहाँ पर वो वेव नहीं पहुंच सकती थी, उस रीजन में भी उसका एंटर कर जाना, उसका शार्प कॉर्नर से बेंड होकर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डेली लाइफ में अभी हम देखते हैं जैसे साउंड वेव है, ये डिफ्रैक्ट होके ही हमारे पास पहुंचती है कई बार। तो ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ओनली लाइट के केस में नहीं होती, ये पॉसिबल है उस वेव में जब जो ऑब्स्टेकल का साइज है वो कंपेरेबल टू दी वेवलेंथ ऑफ वेव हो। तो डिफ्रैक्शन टेक प्लेस ओनली व्हेन द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, जो रास्ते में रुकावट है वेव के, इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, और जो वेव की वेवलेंथ है उसके अगर कंपेरेबल है ऑब्स्टेकल का साइज तो डिफ्रैक्शन टेक प्लेस होगी। तो डिफ्रैक्शन ऑफ रेडियो वेव्स, साउंड वेव्स जो हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। तो डिफ्रैक्शन के वक्त जैसे हमने ये एक स्लिट यूज़ की है, ये सोर्स है हमारा लाइट का, तो हम सोच रहे थे कि इस रीजन में ही लाइट होगी और यहाँ पर ज्योमेट्रिकल शैडो होगा। अगर लाइट इस रीजन में भी शार्प कॉर्नर्स में से बेंड होकर एंटर कर जाती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सिमिलरली हमने यहाँ पर एक ऑब्स्टेकल यूज़ की और हम सोच रहे थे कि ए डैश और बी डैश के इधर साइड्स पे ही लाइट होगी, बट लाइट का इस रीजन में एंटर कर जाना, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देन द डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट। अब हम यूज़ करेंगे एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट। तो हमने क्या किया, एक स्लिट यूज़ की और उसके पहले एक कन्वेक्स लेंस लगाया, जो कन्वेक्स लेंस ने सोर्स से आ रही लाइट का प्लेन वेव फ्रंट ओरिजिनेट कर दिया। ये प्लेन वेव फ्रंट हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये इस स्लिट पे जब टकराया तो यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स निकले। जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं ये सभी शुरू में सेम फेस में थे, तो ये एक लेंस L2 पे टकराए, ये भी एक कन्वेक्स लेंस यूज़ किया, उस लेंस के फोकल प्लेन पे हमने स्क्रीन प्लेस की। अगर डिफ्रैक्शन जैसी कोई भी चीज़ ना होती तो सारी की सारी लाइट जो है वो O पॉइंट पे क्या हो जाती, फोकस हो जाती। तो हमें जो O पॉइंट पे क्या मिलता, ऑल लाइट जो यहाँ पर कंसंट्रेट हुई मिलती। बट हमने पढ़ा है कि जो डिफ्रैक्शन है उसका मीनिंग क्या है, लाइट बेंड्स एट दी शार्प कॉर्नर्स। तो लाइट बेंड कर गई है शार्प कॉर्नर से, जिसकी वजह से स्क्रीन के अदर पॉइंट्स पे कहीं जगह पे मैक्सिमा बन गया, कहीं जगह पे मिनिमा बन गया। मैक्सिमा का मतलब जब टू लाइट वेव्स, जब जहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमा होगी, और मिनिमा का मतलब जहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी मिनिमा होगी। तो अब हमने वो पॉइंट्स ही निकालने हैं कि कहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमा और मिनिमा होगी। तो यहाँ पर हमने लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड स्लिट, एंड ए इज द विड्थ ऑफ द स्लिट ए बी। देन नेक्स्ट पोजीशन, सेंटर पे तो सेंट्रल मैक्सिमम ही बनेगा, बिकॉज यहाँ से लेकर यहाँ तक का पाथ और यहाँ से लेकर यहाँ तक का पाथ सेम है। अगर पाथ सेम है तो कोई भी पाथ डिफरेंस रास्ते में नहीं बना, तो पाथ डिफरेंस नहीं है तो सेम फेस में ही O पॉइंट पर पहुँचेंगे वेवलेट्स, इस पॉइंट से भी, A पॉइंट से भी और B पॉइंट से भी, और बीच वाले सभी पॉइंट में से जो वेव फ्रंट्स हैं, वेवलेट्स हैं वो सेम फेस में पहुंचेंगे, तो O पॉइंट पे क्या बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमम। तो अब हमने वो पॉइंट निकालने हैं जहां पर सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मिनिमा होगा। मींस O के अलावा जो भी अदर पॉइंट्स हैं जहां पर लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी उनको हम सेकेंडरी मैक्सिमा, और जहां पर लाइट की इंटेंसिटी मिनिमा होगी उसको हम सेकेंडरी मिनिमा बोलेंगे। तो पोजीशंस एंड विड्थ्स ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा एंड मिनिमा अब हम निकालने जा रहे हैं। कंसीडर पॉइंट P ऑन द स्क्रीन, जो हमने स्क्रीन पे ऊपर शो किया था, एट विच वेवलेट्स ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन मेकिंग एंगल थीटा, जो थीटा एंगल पे, सेंट्रल लाइन के थीटा एंगल पे जो वेवलेट्स हैं वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, आर ब्रॉट टू फोकस बाय द लेंस, तो लेंस ने वहाँ पर उनको फोकस किया था। वेवलेट्स फ्रॉम A एंड B हैव पाथ डिफरेंस Bn। तो Bn क्या है इस डायग्राम से समझते हैं। Bn जो A से वेव फ्रंट निकला और जो B से वेव फ्रंट निकला, इनके रास्ते का डिफरेंस को हमने क्या बोला, Bn। सो Bn इज द path difference between the two wavelets originating from the point A and B. So Bn की वैल्यू क्या होगी, इस ट्रायंगल से हम सोल्व करेंगे। Bn इज बाय Bn बाय AB इज इक्वल टू दी साइन थीटा, तो Bn इज इक्वल टू दी A साइन थीटा, वेयर AB इज द इक्वल टू दी A साइज ऑफ दिस स्लिट। तो हमारे पास Bn आ गया A साइन थीटा। फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंडरी पहला मिनिमा कब बनेगा, तो अगर ये Bn की वैल्यू, जो पाथ डिफरेंस की वैल्यू लैम्डा है, तो ये यहाँ पर आते आते A से B तक आते हुए अगर पाथ डिफरेंस की वैल्यू वहाँ पर पहुँचने के बाद P पॉइंट पे जो पाथ डिफरेंस की वैल्यू 1 लैम्डा है, यानी कि हाफ में कितनी होगी, हाफ लैम्डा,
आधे वेवलेट तक अगर हम ए के बी के सेंटर पॉइंट पे जाएं तो वहाँ पर कितना डिफरेंस हो जाएगा, हाफ लैम्डा का। तो ऊपर वाले सभी वेवलेट्स नीचे वाले सभी वेवलेट्स को क्या कर देंगे, कैंसल आउट। तो फाइनली पी पॉइंट पे क्या बनेगा, मिनिमा बनेगा। सो फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा लैम्डा इज इक्वल टू दैट इज बी एन इज इक्वल टू दी ए साइन थीटा वन डैश। तो मैंने थीटा वन डैश किसको बोला, उस एंगुलर पोजीशन को हमने थीटा वन डैश बोला जिसपे फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा फॉर्म होगा। तो साइन थीटा वन डैश इज इक्वल टू दी लैम्डा बाय ए। देन फॉर सेकंड सेकेंडरी मिनिमा, सेकंड सेकेंडरी मिनिमा कहाँ पर बनेगा, जब हमने ये वेवलेट को 4 हिस्सों में डिवाइड किया और ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जाते तक अगर 2 वेव का फर्क पड़ जाता है, 2 वेवलेंथ्स का फर्क पड़ जाता है, तो हम ये पूरे रास्ते के डिफरेंस को, इस 2 वेवलेंथ के डिफरेंस को, 2 लैम्डा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो रास्ते में हाफ, एक फुल वेव और फिर हाफ, तो ये दोनों पार्ट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये दोनों पार्ट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। सो फाइनली वहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमा। तो मिनिमा कब फॉर्म होता है, जब वेवलेट्स का जो वेवलेट हैं ए बी से ओरिजिनेट होने वाले वेवलेट्स हैं, अगर उनको हम इवन नंबर में डिवाइड कर रहे हैं, इवन नंबर यानी कि 2, 4, 6 ऐसे डिवाइड कर रहे हैं। So for second secondary minima sin theta 2 dash is equal to the 2 lambda by a. Similarly for nth minima at point P, मिनिमा nth मिनिमा बनने के लिए जो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, साइन एंगुलर पोजीशन क्या आ जाएगी, साइन थीटा डैश n इज इक्वल टू दी n लैम्डा बाय a, n लैम्डा बाय a आ जाएगा। तो यहाँ पर n लैम्डा मान लीजिए जैसे 5 लैम्डा है, तो इसके 10 पार्ट्स हम करेंगे, इसके 10 पार्ट्स करेंगे, तो वो 10 पार्ट्स एक दूसरे को ही 5 पेयर्स वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे आपस में ही। तो जैसे इससे क्या होगा, मिनिमा फॉर्म होगा। तो फॉर मिनिमा द एंगुलर पोजीशन साइन थीटा एंड डैश इज इक्वल टू दी एन लैम्डा बाय ए। तो अब हमने निकालनी है उसकी पोजीशन, nth मिनिमा की पोजीशन, डिस्टेंस ऑफ द nth मिनिमा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, डिस्टेंस ऑफ द nth मिनिमा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन हमने निकालनी है वाई एन डैश। तो अब हम दोबारा उस डायग्राम पे चलते हैं, तो इसको हमने माना वाई एन डैश। तो दिस वाई एन डैश डिवाइडेड बाई डी, वाई एन डैश डिवाइडेड बाई डी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू दी टैन ऑफ दी थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू दी वाई अपॉन डी। सो टैन थीटा एन डैश इज इक्वल टू दी वाई एन डैश अपॉन डी। तो अब हमें पता है कि अगर थीटा एन की वैल्यू वेरी स्मॉल है तो उसका टेंजेंट और साइन लगभग इक्वल होते हैं। तो अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेट कर देंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेट किया, वहाँ से हमारे पास वाई एन डैश की वैल्यू आ गई एन डी लैम्डा अपॉन ए। सो ये एन डी लैम्डा अपॉन ए क्या है, पोजीशन ऑफ द nth सेकेंडरी मिनिमा ऑन द स्क्रीन। तो फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, अब मैक्सिमा कब फॉर्म होगा, जब हम वेवलेट के ओड नंबर ऑफ पार्ट्स करेंगे। तो ओड नंबर ऑफ पार्ट्स से शुरू करते हैं, 1 पार्ट तो करना ही नहीं है, तो कम से कम 3 पार्ट होंगे, तो 3 पार्ट से शुरू करते हैं। तो बी एन अगर 3 लैम्डा बाय 2 है, यानी कि अगर यहाँ पर वेवलेंथ जो ए पॉइंट से पहुँच रहा है, वेव पी पॉइंट पे जो ए पॉइंट्स पे पहुँच रही है, तो उसको बी तक जाते तक हमने लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2 और लैम्डा बाय 2 के 3 हिस्सों में डिवाइड किया। तो यहाँ पर जाते जाते पाथ डिफरेंस कितना हो गया, 1.5 लैम्डा, यानी कि लैम्डा बाय 2 का 3 गुना, 3 लैम्डा बाय 2। तो 3 लैम्डा बाय 2 यहाँ तक जाते जाते क्या हो गया, पाथ का डिफरेंस। तो ये वाला पोर्शन तो इसको कैंसिल कर देगा, पर ये नीचे वाला जो पोर्शन है, थर्ड पार्ट है, ये कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो ये वहाँ पर क्या बनाएगा, सेकेंडरी मैक्सिमा। फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा द Bn इज इक्वल टू दी 3 लैम्डा बाई 2। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए 3 लैम्डा बाई 2, यहाँ वहाँ पर मैक्सिमा बनने का कारण क्या है, बिकॉज ये दोनों पार्ट तो आपस में कैंसिल हो गए, पर ये तीसरा पार्ट कैंसिल नहीं हो पाया, तो इसने वहाँ पर लाइट का सेकेंडरी मैक्सिमा फॉर्म किया। तो इसके लिए हमने एंगुलर पोजीशन को थीटा 1 लिया। तो 3 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू दी ए साइन थीटा 1, बी एन की वैल्यू जो हमने निकाली थी ए साइन थीटा, उससे इसको इक्वेट किया। सो साइन थीटा 1 इज इक्वल टू दी 3 लैम्डा बाई 2a। फॉर सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा 5 लैम्डा अपॉन 2। तो इसमें हमने वेवलेट के 5 पार्ट्स किए और लैम्डा बाई 2 के 5 पोर्शंस बनाए। तो पहले दो ने
पहले दो आपस में कैंसिल, अगले दो आपस में कैंसिल, बट जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट कैंसिल नहीं हो पाया, तो ये वहाँ पर क्या पैदा करेगा, सेकेंडरी मैक्सिमा का दूसरा सेकेंडरी मैक्सिमा वहाँ पर पैदा करेगा। सो 5 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू ए साइन थीटा 2, तो साइन थीटा 2 सेकेंडरी सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशन क्या आ गई, साइन थीटा 2 इज इक्वल टू 5 लैम्डा बाई 2a। तो सिमिलरली अगर हम nth मैक्सिमा एट p की बात करें तो साइन थीटा n क्या बन जाएगा, 2n+1 लैम्डा बाई 2a। तो हमेशा जब भी वेवलेट के ओड नंबर ऑफ पार्ट्स होंगे 3, 5, 7, तो लैम्डा बाई टू के ही आपने वो बनाने हैं पार्ट्स, तो आपस में पेयर बन के कैंसिल हो जाएंगे। अगर हमने 3 पार्ट किए तो 1/3 पोर्शन बच जाएगा, 5 पार्ट किए तो 1/5 पोर्शन बच जाएगा। थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए इसके 7 पार्ट्स करेंगे तो 7वां पोर्शन 1/7 पोर्शन बच जाएगा, वो जहाँ पर वो क्या बनाएगा, सेकेंडरी मैक्सिमा बनाएगा। सो साइन थीटा एन जो पोजीशन ऑफ द एंगुलर पोजीशन ऑफ द nth सेकेंडरी मैक्सिमा है वो हमारे पास आ जाएगी 2n+1 लैम्डा अपॉन 2a। तो फाइनली वाई एन डिस्टेंस ऑफ द nth मैक्सिमा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, तो tan थीटा एन इज इक्वल टू वाई एन बाई डी। तो जब थीटा एन की वैल्यू स्मॉल है तो टेंजेंट एंड साइन अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं एंगल के, तो वाई एन बाई डी को हमने इससे इक्वेट कर दिया। तो वहाँ से हमारे पास nth सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशन आ गई 2n+1 डी लैम्डा बाई 2a। तो अब हम निकालने जा रहे हैं, ये तो हमें पोजीशंस पता चल गई, तो विड्थ निकालनी है सेकेंडरी मैक्सिमा की, विड्थ ऑफ द सेकेंडरी मिनिमा। सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ निकालने के लिए दो सेकेंडरी मिनिमा को, nth सेकेंडरी मिनिमा और उससे पहले वाला सेकेंडरी मिनिमा, दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। दोनों को माइनस कर दिया, एन डी लैम्डा पौने माइनस n-1 डी लैम्डा पौने, दोनों को माइनस किया तो हमारे पास आ गया डी लैम्डा पौने। विड्थ ऑफ दिस सेकेंडरी मिनिमा, तो मिनिमा की निकालने के लिए दो मैक्सिमा को माइनस करेंगे, दो मैक्सिमा को माइनस किया तो हमारे पास आ गया डी लैम्डा बाई। सो हमें यहाँ से क्या पता चला, सेकेंडरी मैक्सिमा और सेकेंडरी मिनिमा दोनों की विड्थ क्या है, सेम है। देन नेक्स्ट इट फ्लोज दैट, तो ये मैक्सिमा और मिनिमा सेकेंडरी दोनों की विड्थ सेम है। अब हम विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम निकालने जा रहे हैं। तो सेंट्रल मैक्सिमम की अब अगर हम बात करें तो ये पैटर्न कुछ ऐसा फॉर्म होगा, क्योंकि सबसे पहले क्या बना था, डार्कनेस के मिनिमा बने थे, तो उसके बीच वाला पोर्शन क्या होगा, सेंट्रल मैक्सिमम। तो सेंट्रल मैक्सिमम निकालने के लिए हम पहले डार्क की पोजीशन का क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो हमने क्या किया, फर्स्ट डार्क की पोजीशन का, बिकॉज पहला तो डार्क बना था तो डार्क की पोजीशन का हमने डबल किया तो 2d लैम्डा पौने का आ गया। सो सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ क्या होगी, डबल ऑफ द अदर मैक्सिमा और मिनिमा। एंगुलर पोजीशन ऑफ द फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा जो हमने निकाली थी थीटा 1 डैश, वो हमारे पास आई थी लैम्डा अपॉन ए साइन थीटा 1 डैश इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए। एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा कितनी आ जाएगी, डबल ऑफ दैट। सो दिस इज इक्वल टू द 2 लैम्डा अपॉन ए, बिकॉज दोनों साइड्स पे हम उसको कंसिडर करेंगे। तो एंगुलर पोजीशन ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम इज इक्वल टू द 2 लैम्डा अपॉन ए। इन डिफ्रैक्शन पैटर्न इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा गोज ऑन डिक्रीजिंग विद द ऑर्डर। ये इंटेंसिटी क्यों कम हो रही थी, बिकॉज जब फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा बना था तो 1/3 पोर्शन पहुंचा था, जब सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा बना था तो 1/5 पोर्शन पहुंचा था। ऐसे ही अगर हम आगे वाले की बात करेंगे तो 1/7, 1/9 सो ऑन ऐसे बनेगा। द डिस्टिंक्ट डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन्ड ओनली व्हेन नैरो स्लिट इज यूज्ड। तो हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न डिस्टिंक्ट कब नज़र आएगा, जब नैरो स्लिट यूज़ होगी। देन नेक्स्ट इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन में, ये आपको टॉपिक खुद रीड करना है, फ्रेस्नल डिस्टेंस। तो इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है वो रीड करते हैं। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट वेव फ्रंट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द टू कोहेरेंट सोर्सेज। तो इसमें हमने दो कोहेरेंट सोर्सेज यूज़ किए थे, उसमें से जो लाइट आ रही थी वो डिफरेंट वेव फ्रंट्स थे ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द टू कोहेरेंट सोर्सेज। डिफ्रैक्शन पैटर्न इज द रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम वेव फ्रंट। एक ही वेव फ्रंट के डिफरेंट हिस्सों से जो लाइट आ रही थी उसके बीच जो इंट्रैक्शन होने के कारण डिफ्रैक्शन बना था। एक ही वेव फ्रंट के डिफरेंट पार्ट से जो लाइट आ रही थी उसके बीच में इंट्रैक्शन होने की वजह से डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर्म हुआ। फ्रिंजेस आर ऑफ सेम विड्थ, इसमें सेंट्रल ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की विड्थ सेम थी। फ्रिंजेस आर ऑलवेज ऑफ वेरिंग विड्थ, इसमें सेंट्रल की फ्रिंज डबल और बाकी सभी की जो फ्रिंजेस की विड्थ थी वो अलग अलग, वो सेकेंडरी और प्राइमरी की डिफरेंट है, इसमें वेरिंग है। फ्रिंजेस ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी आर परफेक्टली डार्क
प्रोवाइडेड एम्पलीट्यूड सेम हो तो परफेक्टली डार्क होगा। फ्रिंजेस ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी आर नॉट परफेक्टली डार्क। ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ सेम इंटेंसिटी, नॉट ऑफ सेम इंटेंसिटी, आर ऑफ वेरिंग इंटेंसिटी। देयर इज ए गुड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। इसमें ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस में गुड कॉन्ट्रास्ट पता चलता है और डिफरेंस पता चलता है। द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस इज कंपैरेटिवली पुअर है इसमें। देन रैलेस क्रिएशन ऑफ लिमिटिंग रेजोल्यूशन। तो यहाँ पर हमने एक डेफिनेशन पढ़नी है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की एंड रिजोल्विंग पावर की। तो किसी इंस्ट्रूमेंट की जो रिजोल्विंग पावर है और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है उसका मतलब क्या है। द स्मॉलेस्ट सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स एट विच दे अपीयर जस्ट सेपरेटेड इज कॉल्ड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की क्या होती है, जो स्मॉलेस्ट सेपरेशन को वो अलग अलग देख सकता है। जो स्मॉलेस्ट सेपरेशन को बिटवीन टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स वो अलग अलग व्हेन दे अपीयर जस्ट सेपरेटेड, उसको अलग अलग अपीयर होता है, सेपरेटेड अपीयर होते हैं, उसको हम बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। एंड रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज कॉल्ड एज द रिजोल्विंग पावर। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का रेसिप्रोकल हमें क्या बताएगा, उसकी रिजोल्विंग पावर इंस्ट्रूमेंट की। तो हमें ऑब्जेक्ट्स कब जस्ट रिजोल्व, वेल रिजोल्व और अनरिजोल्व दिखती हैं, तो वो हम समझते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न से दो पॉइंट्स के। अगर दो पॉइंट्स का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है उसका मैक्सिमा और सेकंड का जो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट है, फर्स्ट डार्कनेस का पॉइंट है, और इधर वाले का जो फर्स्ट डार्कनेस का पॉइंट है उसके साथ इसका मैक्सिमा मैच कर रहा है और इसके डार्कनेस के पॉइंट के साथ इसका मैक्सिमा मैच कर रहा है, तो हमें वो दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या दिखेंगी, जस्ट रिजोल्व, अलग अलग दिखेंगी। वेल रिजोल्व कब दिखेंगी, अगर इसके मैक्सिमा के बाद जो इसका मिनिमा का पॉइंट है उससे आगे जाकर दूसरे का मैक्सिमा आ रहा है और इसके मिनिमा का जो पॉइंट है फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा का, उससे आगे जाके इसका मैक्सिमा का पॉइंट आ रहा है, तो हमें वेल रिजोल्व दोनों चीज़ें दिखेंगी। तो दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं, दो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, वो वेल रिजोल्व दिखेंगी। और अनरिजोल्व हमें कब दिखेंगी, अगर इसके मैक्सिमा के बाद जो मिनिमा वाला पॉइंट है वो इसके आगे चला गया है, मीन्स ये पीछे रह गया है, ये जो मैक्सिमा है इसका ये पीछे रह गया है इससे, और इसका जो मिनिमा वाला पॉइंट है इससे ये पीछे रह गया है इधर वाला मैक्सिमा, तब हमें चीज़ें क्या दिखेंगी, अनरिजोल्व दिखेंगी। तो ये डिफ्रैक्शन पैटर्न्स के हिसाब से, दो पॉइंट से जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है उसके हिसाब से वो ऑब्जेक्ट्स कब सेपरेटेड दिखेंगी और कब वेल रिजोल्व, कब जस्ट रिजोल्व और अनरिजोल्व दिखेंगी, ये उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न की पोजीशंस तय करती हैं। देन द रिजोल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। किसी माइक्रोस्कोप की रिजोल्विंग पावर क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, रेसिप्रोकल ऑफ द लीस्ट सेपरेशन बिटवीन टू क्लोज ऑब्जेक्ट्स so that they appear just separated when seen through the microscope। दो पॉइंट्स के बिचली वो वाली मिनिमम सेपरेशन जो हमें उसमें जस्ट सेपरेटेड अपीयर होती है माइक्रोस्कोप के, उस डिस्टेंस का, उस सेपरेशन का रेसिप्रोकल हमें क्या बताता है, रिजोल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो इसका आपने फार्मूला लर्न करना है, दैट इज द 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्डा, where mu is a refractive index, lambda is the wavelength and sin theta इस एंगल का साइन। तो ऐसे ही आपने रिजोल्विंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप को भी समझना है। टेलीस्कोप इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द स्मॉलेस्ट angular separation between two distant objects so that they appear just separated when seen through the telescope। ये angular separation छोटी से छोटी वो एंगुलर सेपरेशन जो हमें अलग अलग दिखती है टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की, जो अपीयर जस्ट सेपरेटेड दिख रहे हैं, उस एंगुलर सेपरेशन का हमने रेसिप्रोकल कर दें तो ये रिजोल्विंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप आ जाती है। तो रिजोल्विंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप का फॉर्मूला भी आपको लर्न करना है, विच इज़ इक्वल टू द एंगुलर सेपरेशन का हमने जो रेसिप्रोकल कर दिया, विच इज़ फर्दर इक्वल टू द डी बाई 1.22 लैम्डा, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ एंड डी इज द separation diameter of the objective of the telescope। तो ये डिफ्रैक्शन की थ्योरी सारी हमने कंप्लीट कर दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।